नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हर एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब आप कह सकते हो कि घूमने की आज़ादी। उसके आगे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तरह की नज़र आ रही है, यानी कि जो एक कोई भी एटम है उसकी कितनी तरह की मोशन होती है, वो कितनी तरह से मूव कर सकता है। वन इज ट्रांसलेशन मोशन, सेकेंड इज वाइब्रेशनल मोशन एंड थर्ड इज रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है लीनियर मोशन, यानी कि आप सीधे चलते जा रहे हो। तो कोई भी एटम है ऑब्वियसली इसका मतलब वो 3 एक्सिस में मूव कर सकता है। तो हम 3 एक्सिस कौन सी है, एक्स वाई जेड। आगे आते हैं वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब जैसे ये पेन है तो ये जो टू एंड फ्रो, दिस इज नोन एज, जैसे इसको कहते हैं कांपना, दिस इज वाइब्रेशन। अगेन वाइब्रेशन भी कितने एक्सिस में होती है, इट कैन बी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एंड अलोंग जेड। अब हम आते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशन क्या होता है कि अपने एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूमते जाना। तो ये एक्स एक्सिस में घूम रहा है, ये वाई एक्सिस में घूम रहा है, ये जेड एक्सिस में घूम रहा है। सो ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन, वाइब्रेशनल टू एंड फ्रो एंड रोटेशनल मोशन क्या होता है कि अपने जो सेंटर ऑफ एक्सिस के अराउंड घूमना। तो ये हमने देखा, इसका मतलब मॉलिक्यूल की टोटल 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अब हमें सबसे पहले देखना है कितने तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक लीनियर मॉलिक्यूल है, एक नॉन लीनियर। तो लीनियर में एग्जांपल आ गई कार्बन डाइऑक्साइड की और नॉन लीनियर में एग्जांपल आ गई वाटर की। ठीक है। नाउ सबसे पहले हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना। अगर हम इसमें देखें, अगर n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हम यूज करते हैं फॉर्मूला 3n-5। किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि हम IR कर रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो हम यूज करते हैं 3n-6 फॉर्मूला टू कैलकुलेट अगेन नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो वी हैव डन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन लीनियर मॉलिक्यूल हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं 3n-5, और नॉन लीनियर जैसे कि थी वाटर मॉलिक्यूल वी यूज फार्मूला 3n-6। नाउ अब इसका रीजन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन कार्बन डाइऑक्साइड टोटल कितने एटम है, 1, 2 और 3 एटम है। तो 3 × 3, अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो 3 × 3 होती हैं 9। तो होना क्या चाहिए था कि 9 में से 3 ट्रांसलेशनल, 3 वाइब्रेशनल और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, राइट। बट लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होता है, और जैसे कि हमने किया है कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, लीनियर मोशन, और वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है, यानी कि ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड के जो ये 3 एटम हैं दे आर वाइब्रेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। अब होता क्या है कि जब हम रोटेशन की बात करते हैं, जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि दे आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लाइन। जैसे ये तीनों एक लाइन में प्रेजेंट है। तो एक लाइन का मतलब सपोज करो ये एक्स एक्सिस है। अब अगर यहाँ पे आप इसको रोटेट करने की भी कोशिश करोगे तो इस एक्सिस के अलोंग एटम्स की पोजीशन पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो ओवरऑल हमें एटम मूव करते हुए दिखेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम दे आर प्रेजेंट अलोंग अ सिंगल लाइन, जिसको हम लीनियर मॉलिक्यूल कहते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स में अपनी ही एक्सिस के अलोंग जो रोटेशन होती है वो कंसिडर ही नहीं होती, क्योंकि उससे कोई चेंज नहीं आता। दैट मीन्स एक रोटेशनल जो इनकी मूवमेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कम हो गई और वहीं पे एक वाइब्रेशनल बढ़ गई। टोटल नंबर विल बी सेम, 3 + 4 7, 7 + 2 9। लेकिन क्या होएगा कि जो रोटेशन है अपनी एक्सिस के अलोंग वो खत्म हो गई, यानी कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रह गई और वाइब्रेशनल कितनी हो गई, 4। सो अगर आप इसको इस फॉर्मूला की फॉर्म में याद करोगे, दैट 3n-5, तो वैल्यू पुट करो, कितने एटम है, 3। 3 × 3 - 5 करो, 9 - 5 क्या हो गया, 4। सो इट हैज 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नॉन लीनियर में अगर आप देखोगे जैसे कि वाटर है, 1, 2, 3, 3 × 3 - 6 करो तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 3। यानी कि 3 इसकी ट्रांसलेशनल है, 3 रोटेशनल है और 3 ही क्या है, वाइब्रेशनल। सो यू नीड टू रिमेंबर
कि जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा और एक रोटेशनल कम, यानी कि रोटेशनल कम हो गई 2 और वाइब्रेशनल 1 हो गई ज़्यादा। सो आगे फिर मैंने सेम एग्जांपल ली हुई है अभी जो मैं आपको करवा चुकी हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड है, लॉन्ग एक्सिस है। तो कोई भी आप अगर आपने इसको एक्सिस कंसिडर कर लिया तो इसकी अपनी एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन है उससे किसी भी एटम की कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही। दैट मीन्स कि जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है along x axis that will not be considered, so it has only 2 rotational degree of freedom. So we have done non-linear 3n-6 formula, linear molecule 3n-5 formula. अब इसी टॉपिक को आगे हम एक्सटेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। बेंजीन किस कैटेगरी का मॉलिक्यूल है? दिस इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अब लीनियर को प्लेनर से आपने कंफ्यूज नहीं करना। बेंजीन प्लेनर जरूर है कि सारे के सारे एटम एक प्लेन में है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। सो दिस इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो हम नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 3n-6। अब टोटल एटम कितने हैं? 6 + 6 12, तो 3 12 36 -6, तो कितनी आनी चाहिए? इसमें नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी 30। अब इस फंडामेंटल वाइब्रेशन में स्ट्रेचिंग भी आ जाती है, बेंडिंग भी आ जाती है। तो हमें लगता है कि जैसे ही हम बेंजीन का IR लेंगे तो कम से कम ये नंबर, यानी कि नंबर कितना होना चाहिए? 30। नाउ अब वो जो एक्चुअल नंबर है, यानी कि आपने बेंजीन का IR लेने की कोशिश की, वो 30 से कम भी हो सकता है, वो 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो फार्मूला है ना, ये आपको आइडिया देता है। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं कि वो सेम नंबर ही आए, और उसका रीज़न क्या है ये हम आगे देखते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बेंजीन की कि हम एक्सपेक्ट करते हैं 30 फंडामेंटल वाइब्रेशन, पर वो नंबर वेरी करता है। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, हो सकता है कुछ बॉन्ड्स की वाइब्रेशन इस तरह से हो कि डाइपोल मोमेंट चेंज ही ना होता हो। अब जब डाइपोल मोमेंट चेंज ही नहीं होएगा तो वो IR में शो होएगा ही नहीं। सेकंड, हो सकता है कुछ वाइब्रेशन ऐसी हो जिनकी इंटेंसिटी इतनी वीक हो कि हमें पता ही ना चले। देन ये भी हो सकता है कि जो हम IR की रेंज पढ़ रहे हैं कुछ वाइब्रेशन उससे बाहर आए। हो सकता है वो नियर IR में हो, या हो सकता है वो फार IR में हो, तो आपका जो रीजन है जिसमें आप मेनली ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें वो आती ना हो। ये भी हो सकता है कि कुछ जो वाइब्रेशंस हैं उनके बैंड्स इतने क्लोज हो सकते हैं कि वो आपस में मर्ज कर जाते हैं। मर्ज करने का मतलब है वो 2, लेकिन आपको क्या नजर आए? 1। तो उस केस में भी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड वाइब्रेशंस होंगी दैट विल बी लेस। तो ये तो हमने बात की थी कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस का नंबर वेरी क्यों करता है। अब हम ये देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि कुछ नॉन फंडामेंटल बैंड्स भी नजर आ जाते हैं IR में। अब वो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ओवरटोन्स, एक होती है कॉम्बिनेशन बैंड, एक होते हैं डिफरेंस बैंड, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है फर्मी रेजोनेंस की। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फंडामेंटल बैंड? फंडामेंटल बैंड का मतलब होता है 0 to 1। जैसे कोई भी बॉन्ड की वाइब्रेशन हो रही है, इफ इट अकर्स फ्रॉम 0 to 1 तो हम कहेंगे दिस इज फंडामेंटल वाइब्रेशन। लेकिन अगर उस केस में इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेशन है दैट इज अकरिंग फ्रॉम 0 to 2, यानी कि डबल जंप उसने कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, राइट। और उसकी एनर्जी भी करस्पॉन्डिंगली डबल होएगी। अगर वो 0 से 3 चला गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड ओवरटोन। सो दिस इज फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकेंड ओवरटोन। अच्छा जी, तो जब ये इस तरह के जंप्स होते हैं तो जितना हम नंबर सोचते हैं बैंड उससे ज़्यादा आते हैं, राइट। सेकंड है कॉम्बिनेशन बैंड। कॉम्बिनेशन बैंड का मतलब सपोज करो कोई वाइब्रेशन है वो 200 सेंटीमीटर इनवर्स पे हो रही थी, एक और वाइब्रेशन है वो 300 पे हो रही थी। तो कई बार क्या होता है कि एक न्यू वाइब्रेशन अपीयर होती है जो किस वैल्यू पे अपीयर होती है? बाय द सम ऑफ दीज 2 वाइब्रेशन। जैसे मैंने एग्जांपल ली 200 + 300 तो कितना हो गया? 500। तो एक वो इन दोनों को कंबाइन करके हो जाती है। एंड दीज आर वी आर स्टडिंग दिस अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन फंडामेंटल बैंड। नेक्स्ट है डिफरेंस बैंड। अब कॉम्बिनेशन का मतलब प्लस, तो डिफरेंस का मतलब माइनस। कई बार ऐसे भी कुछ बैंड अपीयर होते हैं उस वैल्यू पे
कि अगर हम दो वाइब्रेशन की वैल्यू को माइनस करें तो उसका नंबर आ जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक वाइब्रेशन हो रही है 500 सेंटीमीटर इनवर्स पे, एक हो रही है 200 पे, तो कई बार एक एडिशनल बैंड अपेयर हो जाएगा एट 300, इसको हम कहते हैं डिफरेंस बैंड। नेक्स्ट इज फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस में क्या प्रॉब्लम आती है कि कई बार क्या होता है कि कोई भी फंडामेंटल वाइब्रेशन, अब फंडामेंटल वाइब्रेशन हमने पढ़ी थी कि वो क्या होती है फ्रॉम 0 to 1। कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई फंडामेंटल वाइब्रेशन हो रही है, उसकी एनर्जी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, देखो 1500, और किसी और वाइब्रेशन की फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू कितनी है, लेट्स से इट इज 1498। ये दोनों अलग हैं, दिस इज फंडामेंटल एंड दिस इज ओवरटोन। अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों आपस में पास हो रही हैं, दे आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर। अब होता क्या है कि ये जो नॉन फंडामेंटल बैंड्स होते हैं ना, इनकी जो इंटेंसिटी होती है दैट इज़ वेरी लेस। यानी कि जो हमने पढ़ी थी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, बैंडिंग, जिसमें हमने पढ़ी थी सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग, वो सारे फंडामेंटल बैंड हैं। जो फंडामेंटल बैंड्स होते हैं वो आईआर में बहुत ही इंटेंस आते हैं, लेकिन ये जो नॉन फंडामेंटल बैंड है जैसे ओवरटोन, कॉम्बिनेशन बैंड, डिफरेंस बैंड, ये जो होती है ना, दीज आर वेरी लो इंटेंसिटी बैंड्स। अब हो क्या रहा है, फंडामेंटल बैंड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये जो ओवरटोन होती है इसकी इंटेंसिटी कम होती है, बट अगर कहीं ये उस वैल्यू पे हुए दैट इज क्वाइट क्लोज टू फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ एनी अदर वाइब्रेशन, तो इनकी आपस में कपलिंग हो जाती है। कपलिंग से क्या होगा कि ये ट्रांजिशन, ये ओवरटोन जो बहुत ही वीक होनी चाहिए थी, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। सो दिस इज नोन एज फर्मी रेजोनेंस। सो ड्यू टू फर्मी रेजोनेंस द इंटेंसिटी ऑफ ओवरटोन बैंड विल इंक्रीज, जो कि नॉर्मली क्या होती हैं, वीक होती हैं। So this is what we have done: combination band, difference band, overtones and Fermi resonance. That is very, very, very important.